Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. This is the second part of chapter heat. In first part of the heat chapter, we have covered the thermometers like clinical thermometer, laboratory thermometer and how to measure the temperature using these thermometers. We have also covered the process of conduction. In this video, I will start from the method of convection. So let's start. But before that, please do subscribe to my channel, share it with your friends and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. Thank you. So let's start with the process of convection. तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कन्वेक्शन के लिए. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्टिविटी. उन्होंने क्या कहा है, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, फिल इट 2/3 विद द वाटर. तो ये तो समझ ही आ गया. एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए और उसको 2/3 मतलब ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के आप वाटर से फिल कर लीजिए और इसको फिर आप वार्म करना शुरू कीजिए. इसके नीचे एक कैंडल या एक बंसन बर्नर होता है लैब में, शायद आप लोगों ने देखा होगा अभी तक. तो उसको इसके नीचे एक स्टैंड पे रख दीजिए इस राउंड बॉटम फ्लास्क को, और उसके नीचे एक बंसन बर्नर रख दीजिए ताकि ये पानी गर्म होना शुरू हो. अब आप क्या करेंगे कन्वेक्शन के प्रोसेस को देखने के लिए कि एक क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट होता है. मतलब पोटाशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, आपने शायद देखा हो कई लोगों ने. तो ये एक डार्क पिंक कलर का होता है. तो एक क्रिस्टल टाइप में आता है ये, और अलग अलग सॉलिड फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है. बट यू हैव टू टेक क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट. तो इसको ये राउंड बॉटम फ्लास्क जो हमने ली है, जो ट्राइपॉड पे हमने रखा है, उसको मतलब हम वार्म कर रहे हैं, तो उसके बॉटम पे ये पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आप रख दीजिए. फिर क्या करेंगे, हमने बंसन बर्नर ऑन कर दिया और ये राउंड बॉटम फ्लास्क में जो वाटर था और उसमें जो पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने रखा है, इसको हम गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. जब जब अब हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे जैसे पानी गर्म होता रहेगा तो जो पानी जैसे जो फ्लेम के पास है, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क में भी पानी ऊपर तक भरा हुआ है ना, मतलब 2/3 भरा हुआ है. तो जो सबसे पहले फ्लेम के नीचे पास वाटर है, तो वो सबसे पहले गर्म होना शुरू होगा. और ये हम सबको पता है, हमने 6th 5th सब में पढ़ा हुआ है. जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की साइड मूव करता है. तो क्या होगा, हॉट वाटर जो हुआ है बंसन बर्नर से, जो फ्लेम से वो गर्म हुआ है, वो वाटर राइज होगा. अब हमें कैसे दिखेगा, हमारा पोटाशियम परमैंगनेट का इसमें मेन पर्पस क्या है कि जैसे हमारा वाटर तो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, अगर वो ऊपर उठेगा भी तो हमें दिखेगा नहीं. तो हमारा इसमें मेन पर्पस मतलब होता है कि जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो छोटा है, मतलब कलर एक पिंकिश सा बहुत प्यारा सा आपको दिखेगा, उठता हुआ फ्यूम्स के टाइप में, या मतलब छोटे छोटे ऐसे मतलब कहोगे आप लहरों के टाइप से उठता हुआ आपको दिखेगा. द हॉट वाटर राइजेज अप. और जब वो वाटर राइज होगा तो आप क्या देखेंगे, वो वाला जो पोटाशियम परमैंगनेट में से थोड़ा थोड़ा सा पानी गर्म होके जो पिंक पानी है वो ऊपर उठेगा, और जो साइड्स में पानी था, जो क्लियर पानी था, वो उस जो नीचे से पानी उठा है उसकी जगह ले लेगा. तो क्या होगा ये प्रोसेस कि धीरे धीरे नीचे वाला पानी गर्म होके उठता जाएगा ऊपर, और जो साइड का वाटर है जो अभी गर्म नहीं हुआ था वो उस हॉट वाटर की जगह लेगा और फिर वो ऊपर उठता रहेगा. और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता या पूरा का पूरा पानी पिंक नहीं हो जाता. तो ये पिंक पानी जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर था जो, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पिंक वाटर, तब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं होगी. और इस प्रोसेस को ही हम कन्वेक्शन की प्रोसेस कहते हैं. देखिए मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, ये हमारा बंसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, और हमने एक ये फ्लास्क लिया है जिसके अंदर ये पोटाशियम परमैंगनेट का आपने क्रिस्टल रखा है. तो क्या मतलब मैंने आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश की है. जैसे जैसे ये फ्यूम्स से गर्म होगा पानी, वैसे वैसे ये वाटर ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे आपको वाटर ऊपर ऐसे तो उठता दिखेगा नहीं, अब ये पोटाशियम परमैंगनेट के कारण पिंक है, तो
तो ये आपको ऊपर उठता दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर उठ गया पानी, मतलब जैसे गर्म हुआ और ऊपर उठा, ये ऐसे हो। अब जो साइड्स का वाटर था, क्योंकि वो इतना गर्म नहीं था कंपैरेटिवली इस जगह के पानी से, तो वो वाला वाटर इस जगह की मतलब स्पेस लेगा। ये वाटर जो साइड्स के वाटर था, साइड में था वाटर, उसने इसकी जगह ली जब ये वाटर ऊपर उठ गया। और फिर यहाँ पे क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा है, तो वो भी थोड़ी देर में पिंक हो जाएगा और फिर वो भी गर्म होके ऊपर उठेगा। फिर यहाँ का जो और वाटर जो था, फिर वो इस जगह आएगा, और ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा पानी ये पिंकिश इस कलर का हो जाएगा और पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन की प्रोसेस कहते हैं। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज बाय करंट्स ऑफ मूविंग गैस और फ्लूइड। तो क्या हुआ, ये फ्लूइड के मूवमेंट से जो भी आपका पानी गर्म हो रहा है उसकी मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक चीज़ ऊपर उठ रही है, फ्लूइड मतलब वाटर ऊपर उठ रहा है, और दूसरा उसकी स्पेस ले रहा है। तो जो ये प्रोसेस हो रही है दो बॉडीज़ की और वाटर की करंट ऊपर उठ रही है, इस प्रोसेस को ही हम कन्वेक्शन कहते हैं। इन फ्री कन्वेक्शन एयर और वाटर मूव्स अवे फ्रॉम द हीटेड बॉडी as the warm air or water rises and is replaced by a cooler parcel of air or water। तो सिंपल है ये चीज़। क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ, कन्वेक्शन में जो वाटर है वो गर्म होके ऊपर उठता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, एयर और वाटर जो कूलर प्लेस से आया है, मतलब उसकी साइड से आया है, वो उस जगह को ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है और वो गर्म होके ऊपर उठता रहता है। सिंपल सी ये प्रोसेस है कन्वेक्शन की। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। वो तो है ही, जो गैस के पास या मतलब हॉट सोर्स के पास होगी वो वाली चीज़ ऊपर ज़्यादा आराम से उठेगी, या वाटर या एयर जो भी है, और ऊपर जाके वो मतलब फैल जाएगी, और जो साइड्स पे एयर है या लिक्विड है वो उसकी जगह लेगा और फिर वो हॉट होगा और वो ऊपर उठ जाएगा। ये सारी प्रोसेस को ही हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब ये कन्वेक्शन पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी इसमें बुक में दी हुई है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है तो आप इसको मतलब कैसे देख सकते हैं, और मतलब जैसे शुरू में आपको मतलब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमें समझ ही नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। क्या है ये सी ब्रीज? ये सी के बाई चांस स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ये सी वो वाला सी नहीं है, ये SEAC मतलब समुद्र वाली ब्रीज। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। कोस्टल एरिया क्या होता है आपको पता है ना, जो मतलब समुद्र के पास, जो हमारे जैसे साउथ इंडिया में जो मतलब जिसके आसपास समुद्र है, जैसे आपके अरेबियन सी है या कोई भी सी जो हमारे इंडिया को घेरे हुए है दोनों नीचे साउथ की साइड पे, तो वो वाले एरियाज कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। तो वो एक बहुत एक्सपीरियंस करते हैं एक अलग सा फिनोमिना। वो फिनोमिना क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो ये तो एक नॉर्मल सा फिनोमिना है कि जैसे सूरज चमकता है और उसकी हीट से तो क्या होता है, जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है इन कंपैरेटिव टू सी वाटर। जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म है इन कंपैरेटिव टू सी वाटर। तो फिर क्या होता है, उस लैंड के गर्म होने से जो एयर हमारी लैंड के ऊपर होती है, एयर तो होती है ना डेफिनेटली हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्योंकि लैंड गर्म थी तो उसके लैंड के टेम्परेचर से जो भी एयर कांटेक्ट में आ रही है वो भी गर्म होके ऊपर उठ रही है, राइजेज अप हो रही। तो वो जब ऊपर उठ रही है तो उसकी जगह कोई कूलर एयर लेगी। जैसे हमने आपको कन्वेक्शन का पिछले मैंने बताया कि जब हॉट एयर राइजेज अप हो जाती है मतलब ऊपर उठ जाती है, तो जो कोल्डर एयर है मतलब साइड्स पे वो उसकी जगह ले लेती है और फिर वो भी ऊपर उठ जाती है। तो इसमें भी यही है। अब जो गर्म हवा है जो लैंड को छू के जो हमारी लैंड पे थी वो ऊपर उठ गई। अब वो ऊपर उठ गई तो उसकी जगह तो कोई जगह मतलब एयर आएगी, तो वो कौन सी एयर होती है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन एंड टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो क्या बात हुई कि जो हमारी लैंड की एयर थी, लैंड पे प्रेजेंट
जो एयर थी वो गर्म होके ऊपर उठ गई, और जो सी पे जो एयर थी वो कंपैरेटिवली ठंडी थी, तो वो जल्दी से उस एयर की जगह लेने लैंड पे आ गई। तो समझ आई आपको बात? लैंड की क्योंकि एयर गर्म थी वो ऊपर उठी, और जो सी था उसके सराउंडिंग, अब ये देखिए जो ये वाला है आपको, द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो जो लैंड वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड, नहीं ये वाला तो मैंने गलत बताया आपको। हाँ, सी ब्रीज का क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन द टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जो क्या था, सी से जो ब्रीज थी वो लैंड की तरफ आई और उसने हॉटर एयर की जगह ले ली, और उससे आपको ठंडी ठंडी ब्रीज लगी। द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो वार्म एयर थी तो वो ऊपर उठ के कहाँ चली गई, सी की तरफ चली गई, और इस ढंग से एक साइकिल कंप्लीट हो गई। सी की एयर जो है वो कहाँ पे आई, वो लैंड की तरफ आई, और जो हमारी लैंड की एयर थी वो गर्म होके ऊपर उठी और वो लैंड सी की तरफ चली गई। तो जो ये एयर सी से आ रही है वो ठंडी ठंडी हवा, उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। और ये इतनी ठंडी होती है, लोग इसको एंजॉय करते हैं, और इसलिए क्या करते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो अपने घर की विंडोज़ हैं वो कहाँ की तरफ, सी की तरफ खुलवा लेते हैं। अब उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब भी ये सी ब्रीज चलेगी उनको इतनी ठंडी मतलब हवा मतलब मिलेगी कि मतलब उनके मज़े ही आ जाएंगे। तो इसलिए इनका पर्पज़ क्या होता है कि जो घर हैं सी पे कोस्टल एरियाज़ में, उनके ज़्यादातर जो विंडोज़ होती हैं वो सी फेसिंग होती हैं। तो अब आपको इसका रीज़न समझ आ गया होगा कि उनका मतलब सी फेसिंग क्यों होती हैं वो। तो ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि उनकी कन्वेक्शन मोड के कारण जो सी की ब्रीज है वो लैंड की तरफ चलती है। ये देखिए ये लैंड है, अब इस पे हॉटर एयर थी डे के टाइम, ये ऊपर उठी और ये ऊपर उठ के सी की तरफ चली। अब जो सी की ब्रीज थी मतलब वो क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे थी कंपैरेटिवली, तो वो इस हॉटर एयर की जगह लेने लैंड की तरफ चली। ये सबसे बड़ा फिनोमिना है, और इससे ये जितनी भी मतलब कोल्डर एयर और ये मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये देखिए ये वाली विंडो यहाँ पे खुली हुई है, यहाँ पे बैठ के कोई भी इस सी ब्रीज को एंजॉय कर सकता है। तो ये सी ब्रीज का सबसे बड़ा फंडा है, और इसको पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, कहाँ से क्या चला कहाँ से क्या नहीं चला। सिंपल है, लैंड की ब्रीज गर्म होने के कारण ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, उसने अपनी स्पेस खाली कर दी, और जब स्पेस खाली हुई तो लैंड की सी की जो ब्रीज थी, क्योंकि वो कोल्डर टेम्परेचर पे थी कंपैरेटिव टू लैंड एयर, तो वो सी से लैंड की तरफ चली। बस यही एक कन्वेक्शन चीज़ होती है कि एक चीज़ ऊपर उठती है और साइड की चीज़ें जो कंपैरेटिवली ठंडी होती हैं वो उस जगह को ले लेती हैं, और उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये सी शोर पे रहने वालों को, उनको ये सी ब्रीज बहुत अच्छे से मिल गई। ये है सी ब्रीज। अब इसका ही अपोजिट है लैंड ब्रीज। जब सी ब्रीज तो हो गया, सी ब्रीज से तो हमें मतलब मज़े मिल गए। अब इसका जो अपोजिट चीज़ है दैट इज़ लैंड ब्रीज। अब दिन में तो ये हुआ कि हाँ जी हमारी लैंड ज़्यादा गर्म थी, तो हमारी एयर उसके कनेक्शन में जो थी वो ज़्यादा गर्म हुई, बट रात को इसके रिवर्स प्रोसेस होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। ये आपको पता है कि वाटर इतनी ज़्यादा स्लोली मतलब ठंडा नहीं हो पाता जितनी जल्दी अर्थ हमारी ठंडी हो पाती है। तो ये एक फंडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे इसलिए कहते हैं कि जो हम वाटर में रहने वाले मतलब एनिमल्स हैं उनको एक आराम का टेम्परेचर मिलता है। अगर इतनी जल्दी ठंडा और इतनी जल्दी गर्म हो तो वो बेचारे तो मर ही जाएंगे। तो वाटर अपना टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी लैंड बदलती है। तो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। तो क्या होता है कि हाँ जी अब क्या हुआ कि वाटर जो हमारा सी था उसका वाटर गर्म है, उसका वाटर गर्म है मीन्स उसके ऊपर की जो एयर है वो ऊपर उठेगी।
वो ऊपर उठेगी तो उसकी जगह लेने के लिए कहाँ से ब्रीज चलेगी, फ्रॉम द लैंड, क्योंकि लैंड की जो है ब्रीज वो कंपैरेटिवली ठंडी है। तो लैंड से जो ब्रीज एयर चल रही है और सी की तरफ चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज, क्योंकि वो लैंड से चली है और सी की तरफ चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। और जो सी से चलती है वो लैंड की तरफ चलती है, दैट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ये मतलब देखने में काफ़ी टफ लगता है ये, और डायग्राम भी थोड़ा सा ऐसा सा दिया हुआ है कि आपको समझना है, बट ये वाला डायग्राम है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम्स में आप वही वाला डायग्राम बनाएं, आप ये भी बना सकते हैं। और सिंपल है कि लैंड ब्रीज पे यहाँ से जो चल रही है ये लैंड ब्रीज हो गई और ये सी ब्रीज हो गई, दोनों में डिफरेंस है। तो ये मतलब दोनों और एक दूसरे के रिवर्स है। ये आपका हो गया लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये देखिए कूल लैंड ब्रीज यहाँ से चल रही है और वार्म एयर जैसे ऊपर उठी थी ना सी से, और लैंड से कूल लैंड से लैंड में क्योंकि टेम्परेचर ठंडा था तो यहाँ की एयर यहाँ पे चली, तो क्या हुआ कि हाँ ये लैंड ब्रीज हो गई। तो आप इन दोनों में इजीली डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। अब आपका हो गया कंडक्शन भी हो गया, हमने कवर कर लिया कन्वेक्शन भी। थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। ये तो सबको ही पता है, जैसे ही हम, और आजकल तो सन के आप आगे आइए ना, हम वार्म क्या हमारा आमलेट ही बन जाता है, हम भून ही जाते हैं। तो व्हेन वी कम इन आउट इन सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस। अब ये भी एक चीज़ है कि जो सन की रेज हैं वो हमारे तक पहुंच कैसे रही हैं, और मतलब हमको कैसे हीट दे रही हैं वो। आपको कोई लगता है कि हाँ कोई भी कहते हैं हमें सूर्य भगवान है या कौन है, कौन लेके आ रहा है, कभी सोचा है ये? तो ये एक ऐसी चीज़ है, ना तो ये कंडक्शन हो रही है और ना ये कन्वेक्शन हो रही है, ये एक अदर प्रोसेस है जिससे जो रेडिएशन सन की हैं वो अर्थ तक पहुंच रही हैं। और वो क्या प्रोसेस है, जो प्रोसेस सन की रेस से हमें हीट पहुंचा रहा है, दैट इज़ नोन एज रेडिएशन। क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई मीडियम चाहिए ना कोई चीज़ चाहिए जो हमारे तक सन की रेस पहुंचा रहा है। क्योंकि अब आपको मीडियम का मतलब कैसे समझाऊं, मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जो कंडक्शन था उसके अंदर क्या था कि आपको कोई मीडियम चाहिए था, एयर था। जैसे आपने कोई यूटेंसिल गर्म किया तो वो सराउंडिंग्स में उसकी मतलब कूलिंग पहुंच रही थी। अब इसके अंदर कन्वेक्शन के अंदर आपको या तो लैंड गर्म हो रही है, मतलब आपको मीडियम चाहिए, या तो वाटर या तो आपको एयर, मतलब कुछ भी आपको गर्म या ठंडा करने के लिए। ये जो चीज़ है आपकी सन की जो रेडिएशंस हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मीडियम। तो ये वाली चीज़ है, ये रेडिएशन है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। Radiation is the energy that comes from a source and travels through the speed at the speed of light। तो जो रेडिएशंस हैं वो स्पेस में ट्रैवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और हम तक पहुंचती हैं और हमारे को हीट पहुंचाती हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ना तो इन्हें वाटर की ज़रूरत है ना इन्हें एयर की ज़रूरत है। तो ये इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारी हेल्प करो और हम मतलब लैंड तक पहुंचेंगे, ये मीडियम से फ्री है। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। When we sit in the front of room heater we get heat by this process। तो जो रूम हीटर हम सर्दियों में मतलब हम जिससे अपने आप को गर्म करते हैं और हमारा रूम वगैरह गर्म करते हैं, तो वो भी सेम प्रोसेस से ही हमको हीट पहुंचाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ए हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cool downs as it transfer heat to the surroundings by radiation। और जो एक हॉट यूटेंसिल है जब आप फ्लेम से उतार लो तो वो भी जो सराउंडिंग्स को अपनी हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो भी कैसे धीरे धीरे कूल डाउन कर रहा है क्योंकि वो ऑपरेट रेडिएशन सराउंडिंग्स में दे रहा है। आवर बॉडी टू गेट्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट। तो वो तो है ही कि हमारी बॉडी जो बाहर से मतलब
गर्मी ले रही है या जो हम गर्मी छोड़ रहे हैं वो भी एक प्रोसेस है रेडिएशन से ही। ना हमारे अंदर कंडक्शन हो रहा, ना हमारे अंदर कन्वेक्शन हो रहा। All hot bodies radiate heat when this heat falls on some object। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सारी जो हॉट बॉडीज़ हैं, मतलब जो भी गर्म चीज़ें हैं, वो हीट को रेडिएट करती हैं, मतलब हीट फेंकती हैं। और जब भी इनके ऊपर हीट आती है तो क्या होता है, एक पार्ट तो इनका जो भी आपके देखिए ये हीट आई, एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट मतलब वापस मुड़ गया, रिफ्लेक्ट बैक, जहाँ से आया था वो वहीं चला गया। एक पार्ट इसने, जो ये मटेरियल है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया हीट का, और कहीं जो थोड़ा सा पार्ट इसका था ये ट्रांसमिट हो गया। मतलब ट्रांसमिट का क्या मतलब है, ये चीज़ से बाहर निकल गया। तो ये 3 प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ में। जब भी हीट आती है, जो भी रेडिएशन आती है, तो वो रेडिएशन 3 टाइप की चीज़ों में बढ़ जाती है। कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर लेती है वो बॉडी, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और थोड़ा पार्ट उसका ट्रांसमिट मतलब बाहर आ जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है जो रेडिएशन किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी में जो बॉडी उसको मतलब ले रही है हीट को, उसके अंदर ये तीनों प्रोसेसेस होती हैं। और ये जो टेम्परेचर, अब आप कहते हैं ना कि हाँ जी आप कोई चीज़ धूप में रखिए, कोई प्लेट रख दीजिए, कोई भी चीज़, हाँ ये गर्म हो जाएगी। वो गर्म कैसे होती है, कुछ पार्ट जो उसने हीट का एब्जॉर्ब किया है, बाकी तो उसका रिफ्लेक्ट बैक हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी ट्रांसमिट हो गया, उसके अंदर से बाहर निकल आया। बट जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, उससे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वही चीज़ उसके अंदर, हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब आपके लास्ट में क्या है, काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। तो ये शायद आप लोगों को पता होगा कि हम मतलब, और वो एक जनरल टेंडेंसी भी हो जाती है, हमें सर्दियों में लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगने लगते हैं, और गर्मियों में हमें लाइट कपड़े अच्छे लगने लगते हैं, और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहते हैं। और उसका क्या मतलब, उसके पीछे भी एक साइंस है, मतलब हमें वो फील नहीं होती, हमें लगता है ये हमारा दिल ऐसा कर रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक फंडा है कि जो लाइट कलर्स हैं वो क्या होता है, यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। देखिए ये जो है ये डार्क कलर का है, और ये क्या है, वाइट कलर है, तो ये हम समर्स में पहनना चाहेंगे। अब इसका क्या फंडा है, सिंपल सा, ये आप समझ सकते हैं। जो डार्क कलर होते हैं, स्पेशली ब्लैक कलर और मतलब इसके आसपास के कलर्स हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि दे एब्जॉर्ब हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो डेफिनेटली उनका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, और उसके कारण हमें वार्म फील होता है। दैट्स वाई वी प्रेफर टू वियर इन विंटर सीजन। बट जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उनकी टेंडेंसी नहीं होती एब्जॉर्ब करने की, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो लाइट को या हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं मतलब उन्होंने कोई हीट ली नहीं, तो वो वार्म नहीं हो पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि हाँ वो गर्म नहीं होते और वो ठंडे रहते हैं, इसलिए वी प्रेफर देम वियरिंग इन समर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि ब्लैक कलर है जो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। We often use electricity and fuel like coal and wood to keep our houses cool or warm। तो हमारे को क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं, मतलब ये कोयला और वुड, ये सारी चीज़ें हम सर्दियों में प्रेफर करते हैं। कोई कोयला जलाता है, कोई लकड़ियाँ जलाता है, या कोई हीटर जलाता है, ताकि हमें ठंड से थोड़ा सा राहत मिले। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें ये चीज़ें ना करनी पड़े और हमें ठंड से मतलब ऐसे ही राहत मिले। तो ये क्या हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो मतलब बहुत लोग करते हैं, अभी हमारे इंडिया में इतना नहीं हुआ। वो क्या करते हैं, ये 2 वॉल्स बना लेते हैं और उसके बीच में 2 वॉल्स के बीच में वो जगह छोड़ देते हैं। आप ये मान के चलिए 2 वॉल्स हैं और उसके बीच में एक हॉलो स्पेस है, और उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन। और उसका क्या मेन पर्पस होता है, जब 2 लेयर्स के बीच में एयर एंड ट्रैप हो जाती है, तो एयर क्योंकि आपको ना तो अंदर हीट आने देती, ना बाहर से
मतलब हीट आने देती है और ना अंदर से जो आपकी हीट थी वो बाहर जाने देती। तो क्या होता है, जो अंदर है वो टेम्परेचर आपका मेंटेन्ड रहता है, आपको ठंड नहीं लगती। दे आर मोर ड्यूरेबल, लाइटर, प्रोवाइड बेटर इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड नॉइस एंड कैन विथस्टैंड ए हायर डिग्री ऑफ लोडिंग। क्या हुआ ये, होलो ब्रिक्स, मतलब होलो ब्रिक्स भी बना सकते हैं हम, या एयर की बीच में दो वॉल्स के बीच में हम स्पेस छोड़ दे सकते हैं। होलो ब्रिक्स का भी क्या फंडा है, वो भी सेम फंडा है। जब बीच में उसके होलो स्पेस है तो उसके अंदर एयर एंट्रैप होगी और वो बैड कंडक्टर है, तो ना तो एयर अपने अंदर से भाई आने देगी और ना जाने देगी, और उसके कारण क्या होगी, जो अंदर बाहर की कूल ब्रीज है तो वो आपके रूम तक नहीं पहुंचेगी और आपको गर्माहट फील होगी। और उनका क्या है, क्योंकि वो ड्यूरेबल होती हैं, लाइट वेट होती हैं। अब आप एक ईंट उठाते हो आपको कितनी हैवी लगती है ना, अब वही अंदर से होलो, तो आपको वो लाइट वेट भी लगेगी, और वो तो है ही, इंसुलेशन तो प्रोवाइड कर ही रही है, आपका हीट मतलब टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, और ये आपको बहुत टाइप से हेल्प कर रही है। होलो कैविटीज इन दिस ब्रिक प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ थर्मल इंसुलेशन, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं क्योंकि इनके अंदर मटेरियल ही कम लग रहा है। जो 2 ब्रिक्स में लगता है उसका भाई ज़्यादा ब्रिक एक, मतलब जो 2 होलो ब्रिक्स में लगेगा, वो एक जो आप सॉलिड ब्रिक लगाएंगे उसमें सेम मटेरियल लगेगा, क्योंकि जो होलो है तो वो तो अंदर से खाली है, उसमें मटेरियल ही नहीं लगा, तो ये सस्ती भी होंगी। देखिए ये होती है होलो ब्रिक, ये अंदर से खोखली, ये अंदर से खोखली। तो एक आप ये मान लीजिए, एक लेयर ये है ब्रिक्स की, और या एक लेयर ये हो गई, और इसके बीच में ये सारी होलो स्पेस है। और इसने क्या किया हुआ है, इसने एयर को एंट्रैप किया हुआ है, और जो एयर एंट्रैप हो रही है वो क्या कर रही है, वो एज इंसुलेटर काम कर रही है, और आपका यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रख रही है। तो उससे ये होता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में है तो ज़्यादातर उनकी कंस्ट्रक्शन यही है, नहीं तो वो तो बेचारे ठंड से मर जाएं। तो उनका ये होता है कि हाँ जी, वो होलो ब्रिक्स वाला फंडा अपनाते हैं, और उनसे इनकी जो जितनी भी ब्रिक्स वॉल्स वगैरह हैं वो इनकी उससे बनी होती हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, सबको ही पता है कि हाँ जी, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में, बट क्यों पहनते हैं, इसका क्या मेन पर्पज़ है, और ये कैसे हमें मतलब ठंड से बचाता है, इसका मेन क्या होता है। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वुल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब वुल तो है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और उसके अंदर क्या होता है कि जब हम वुल का कपड़ा पहनते हैं तो एक अंदर अगर हमने कोई जैकेट पहनी हुई है या कोई भी एक अंदर कपड़ा है, आपकी वेस्ट है या कुछ भी है, तो जो ऊपर आपने वुल का कपड़ा पहना है उसके बीच में एयर एंट्रैप हो जाती है। तो जो एयर एंट्रैप हो जाती है वो क्योंकि बैड कंडक्टर है, वो क्या करती है, एयर का जो फ्लो है वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं भेज पाती, और उससे क्या होता है कि आपको जो आपकी बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहती है। इन अदर सेंस आप ये भी मान सकते हैं कि जो एयर एंट्रैप हुई है आपके बीच में, कपड़ों के बीच में, या आपकी बॉडी और वुलन कपड़े के बीच में, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपकी बॉडी की हीट, और बाहर की जो कूल ब्रीज है वो आप तक नहीं मतलब फ्लो करने दे रही। तो उससे क्या होता है कि आपको वार्म फील होता है। ये एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप क्लोथ्स पहनते हैं ये क्यों पहनते हैं। और एक और एक्टिविटी आपकी दी हुई है बुक में, 2 यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, एक को बाहर से ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है और अदर को वाइट कलर से पेंट किया हुआ है, और उन्होंने सिंपली पूछा हुआ है कि हाँ जी, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा गर्म होगा। तो आप डेफिनेटली आपको अब तक पता चल गया होगा कौन सा गर्म होगा। अब बिल्कुल ब्लैक में जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि ब्लैक की क्या फितरत है, ब्लैक की टेंडेंसी है हीट को एब्जॉर्ब करना। जब वो हीट अपना एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है, या सॉलिड है या लिक्विड है, वो उसको वो हीट ट्रांसफ़र करेगी और उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। बहुत ना लेंथी चैप्टर है ना ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।